नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे साइंस क्लासेस में। मैं आपका दोस्त अखिलेश चौधरी आज फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, हमारी ये सीरीज़ जो चल रही है, जो विनर सीरीज़ चल रही है, वो सीनेट और एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम एक एक चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले कुछ वीडियो में हमने पिछले 3 वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी के फर्स्ट 3 वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एब्जॉर्प्शन को कवर किया है, और ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में या ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में दूसरा वीडियो होने वाला है बच्चों। ठीक, हमने फर्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंस टॉपिक्स को कवर किया है। हम इस दूसरे वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, और इसी तरह एक वीडियो और आएगा इस चैप्टर से, जिससे हमें क्या होगा कि हम इस पूरे चैप्टर के सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके होंगे और जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको कवर कर चुके होंगे बच्चों। ठीक, और हम उन एमसीक्यूज़ को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारे नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, या फिर प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, या फिर ऐसे कॉन्सेप्ट से उठाए गए हैं जो कि हमें इस साल उससे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम 2 या 3 या 4 वीडियो के माध्यम से एक चैप्टर को रिवाइज करें और उसके कम से कम 100 एमसीक्यूज़, इम्पॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करें बच्चों। ठीक, हमने इसी तरह डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को कंप्लीट किया है, और ये हमारा इस सीरीज़ का दूसरा चैप्टर है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ये बच्चों अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो कौन सी चल रही है? विनर सीरीज चल रही है, जो कि किसके लिए है? सीनेट और एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। और अदर भी किसी स्टेट से अगर कोई भी बच्चा बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने वाला है जिसका सिलेबस क्लास 11th और 12th बेस्ड है, वो बच्चे इस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं उससे वो अपना एक प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चों। ठीक, तो बिना किसी देरी के चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन बच्चों को मदद मिल सके जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आपके कोई भी फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स हों, उनको वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिले और हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद हो बच्चों। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज के क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड मैं पेन चूज कर लूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल लीड टू। पूछ रहा है जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं बच्चों, कौन सी मसल्स? हमारी जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं। ठीक, अब ये इंटरकॉस्टल मसल्स पाई कहाँ जाती हैं बच्चों? इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती हैं हमारी कहाँ पाई जाती हैं? हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स पाई जाती हैं बच्चों, देखिए हमारा ये सपोज करिए हमारा ये स्टर्नम हो गया बच्चों। ठीक, स्टर्नम बोन के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो हमारी थोरैसिक कैविटी होती है, जिसका जो ये सेंट्रल पार्ट होता है बच्चों, ये सेंट्रल पार्ट पर जो बोन यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। ठीक, तो स्टर्नम से हमारी बच्चों रिब अटैच होती हैं। ठीक, और एंटीरियरली मतलब आगे की तरफ से जो रिब्स होती हैं वो स्टर्नम से अटैच होती हैं, और पीछे जाके हमारे वर्टिब्रल कॉलम पे अटैच होती हैं बच्चों। ठीक, तो इस तरह से हमारी रिब्स दोनों तरफ करती हैं, और ये क्या करती हैं? हमारे जो लंग्स, हमारा जो लंग्स होता है बच्चों, उसको क्या करती हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो देखिए जो हमारी 2 रिब्स होती हैं ना, इनके बीच में मसल्स प्रेजेंट होती हैं बच्चों। क्या प्रेजेंट होती हैं? मसल्स प्रेजेंट होती हैं। और इन दोनों, पहली और दूसरी या तीसरी, इन तीनों या जितने भी टोटल हमारे कितने रिब्स पाए जाते हैं बच्चों? टोटल हमारे 12 पेयर रिब्स के पाए जाते हैं। ठीक, तो इन 12 पेयर रिब्स के बीच में मसल्स पाई जाती है, तो उनको हम क्या कहते हैं? इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं बच्चों। अब देखिए जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। एक होता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, एक होता है बच्चों इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। अब देखिए जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल होते हैं बच्चों, वो कब हेल्प करती हैं? जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं। ऐसे हम नॉर्मल ब्रीथिंग जब कर रहे हैं तो उसको हम उस समय हमारी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल इन्वॉल्व होती हैं। अगर हम डीप ब्रीथिंग करते हैं, खूब गहरी सांस लेते हैं, तो उस समय कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। देखिए जब हमारी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं बच्चों, तो उससे क्या होता है? हमारी जो
थोरेसिक कैविटी होती है उसका एक्सपेंशन होता है बच्चों, ठीक। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थोरेसिक कैविटी का एक्सपेंशन होना। मतलब जब हमारी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो उससे क्या होगा, हमारा हमारा जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मतलब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा बच्चों, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी बच्चों, मैं फोर्थ स्लाइड से स्टार्ट कर दिया था, तो पहला और दूसरा एक बार कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन के दौरान मतलब जब हम सांस लेते हैं बच्चों, क्या करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो उस समय हमारी डायफ्राम मसल के साथ क्या होता है बच्चों, ठीक। तो देखिए जब हमारी डायफ्राम जो होती है बच्चों, जब वो रिलैक्स स्टेट में होती है तो वो कैसी होती है, डोम शेप की होती है, ठीक। कैसी होती है, डोम शेप की होती है, और इसके ऊपर हमारे लंग्स पाए जाते हैं बच्चों, ठीक। सपोज करिए मैं एक ऐसे रफ डायग्राम बनाता हूँ, इनके ऊपर हमारे ऐसे लंग्स होते हैं, ठीक। तो बच्चों जब ये रिलैक्स स्टेट में होता है तो हमारी जो थोरेसिक कैविटी होती है बच्चों उसका कैपेसिटी कम होती है, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये डायफ्राम बच्चों नीचे की तरफ आता है, और जब नीचे की तरफ आता है तो ये लंग्स की जो है या थोरेसिक कैविटी की जो है वो कैपेसिटी को बढ़ा देता है, मतलब उसको एक्सपांड कर देता है, ठीक। तो उस समय क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव, सॉरी बच्चों, रिलैक्स एंड मूव डाउनवर्ड, ठीक। क्या करता है वो, एक सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव डाउनवर्ड, सॉरी बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या करता है, जब सपोज करिए ये हमारा डायफ्राम है और इसके ऊपर लंग्स है बच्चों, ठीक। तो जब लंग्स बच्चों कॉन्ट्रैक्ट करता है, देखिए जब ये डायफ्राम हमारा रिलैक्स रहता है तो वो डोम शेप का रहता है, ऐसे रहता है, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये सीधा हो जाता है। सीधा होने से क्या होता है, हमारे थोरेसिक कैविटी का क्या हो जाता है, एक्सपांसन हो जाता है, ठीक। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव डाउनवर्ड, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव डाउनवर्ड, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्राइमरी मसल इन्वॉल्व इन क्वाइट ब्रीथिंग, पूछ रहा है कि जो हमारी प्राइमरी मसल है, क्वाइट ब्रीथिंग यहाँ पे फोकस कर रहा है बच्चों, किस पे फोकस कर रहा है, क्वाइट ब्रीथिंग मतलब हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं, तो उस समय हमारे बॉडी का कौन सा मसल इन्वॉल्व होता है हमारे ब्रीथिंग के प्रोसेस में बच्चों, ठीक। हम कब, ये कब की बात कर रहा है, क्वाइट ब्रीथिंग की बात कर रहा है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। अगर फोर्सफुल ब्रीथिंग की बात करेगा या वॉलेंट्री ब्रीदिंग की बात करेगा तो वो अलग मसल से इन्वॉल्व होगी, लेकिन क्वाइट ब्रीदिंग मतलब चुपचाप या नॉर्मली जो हम सांस लेते हैं आराम से, हमारे बिना मतलब अनकॉन्शियसली जो हम सांस लेते हैं बच्चों, तो उस समय हमारे बॉडी की कौन सी मसल्स एक्टिवेट होती हैं ज़्यादा, प्राइमरीली मतलब ज़्यादातर कौन सी मसल्स एक्टिवेट होती हैं। तो ऑप्शन हमारे पास है इंटरकॉस्टल मसल, डायफ्राम, एब्डोमिनल मसल, स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल। तो बच्चों जो हमारी प्राइमरी मसल रिस्पॉन्सिबल होती है क्वाइट ब्रीदिंग में वो होती है हमारी डायफ्राम की मसल बच्चों, ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, एक्सपायरेशन अकर व्हेन, अब पूछ रहा है एक्सपायरेशन कब होता है। एक्सपायरेशन मतलब जब हम सांस छोड़ते हैं, ठीक। हम जब सांस कब छोड़ते हैं, ठीक। ऑप्शन मतलब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे थोरेसिक कैविटी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। थोरेसिक कैविटी मतलब जहाँ पे हमारा बच्चों ये हमारा लंग प्रेजेंट होता है, मतलब ये क्लेविकुलर बोन से लेकर के हमारे डायफ्राम तक क्या होता है, ये थोरेसिक कैविटी में आता है। या अगर हम वर्टिब्रा के बात, अगर हम वर्टिब्रल कॉलम को लेकर के बताएं तो हमारा T1 से लेके बच्चों T12 तक क्या होता है, थोरेसिक कैविटी होती है, ठीक। थोरेसिक कैविटी होती है। तो एक्सपायरेशन के दौरान हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं या हमारे थोरेसिक कैविटी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेज, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बिकम ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बिकम लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हम एक्सपायरेश करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हमारे लंग्स के अंदर क्या होता है बच्चों, प्रेशर वो बढ़ा हुआ होता है, ठीक। जब हम क्या, प्रेशर कम हो जाता है, ठीक। जब हम एक्सपायरेट करेंगे तो हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा बच्चों, ठीक। तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है बच्चों, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमारा डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट तो करता है, ठीक, लेकिन कोई ये कंपलसरी नहीं होगा कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट ही करे। जब हम सॉरी बच्चों, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हम इनहेल करेंगे, मतलब क्या लेंगे, सॉरी थोड़ा मिस
इन्फॉर्मेशन हो गया बच्चों, या मिस प्रोनाउंसिएशन हो गया। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हम इनहेल करते हैं, ठीक। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं बच्चों तो उस समय क्या होता है, जो हमारे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है, मतलब हमारे लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन विच मसल्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व। पूछ रहा है कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन मतलब हम जो सांस छोड़ रहे हैं वो काफ़ी फोर्सफुली छोड़ रहे हैं। जैसे हम ऐसे करके बताते हैं, हम जैसे नॉर्मली सांस छोड़ते हैं, ठीक, नॉर्मल सांस छोड़े उसके बाद जो हम एयर अपने लंग्स से बाहर निकालते हैं वो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान निकालते हैं बच्चों, ठीक। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में होता क्या है ये पूछा जा रहा है। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में होता क्या बच्चों, ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल इन्वॉल्व होती है, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड एंड पेक्टोरलिस मेजर मसल, ट्रेपीजियस एंड रेक्टस एब्डोमिनस। तो बच्चों जब हम फोर्सफुली एक्सपायरेशन करते हैं तो उस समय हमारी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल्स इन्वॉल्व होती हैं बच्चों, ठीक। कौन सी मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव इन एंड आउट ऑफ द लंग ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग इज कॉल्ड। पूछ रहा बच्चों जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं, ठीक, नॉर्मली सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ठीक, नॉर्मली ले रहे हैं, कोई फोर्सफुल ब्रीथिंग या हम कोई लंबी सांस या गहरी सांस नहीं ले रहे हैं बच्चों। जब हम नॉर्मली अपने ऐसे नॉर्मली बैठे हुए हैं या कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं तो उस समय जो हम सांस लेते हैं तो उस समय जो हम हवा छोड़ रहे हैं अपने नाक के जरिए और जो हवा अपने नॉस्ट्रिल या नोज के जरिए ले रहे हैं बच्चों तो उसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो जो हम नॉर्मली सांस लेते हैं और छोड़ते हैं बच्चों उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। और ये होता कितना है बच्चों, ये होता है 500 ml। एक बार में हम 500 ml ऑक्सीजन लेते हैं या एयर लेते हैं और एक बार में 500 ml ऑक्सीजन हम या एयर को छोड़ते हैं, ठीक। और ये जो वाइटल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, इनको डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। इनसे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे हम उनको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इन एन एडल्ट ह्यूमन इज अप्रॉक्सीमेटली। तो अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया है कि ये होता कितना है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 500 ml बच्चों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम इज द, पूछ रहा है कि रेजिडुअल वॉल्यूम होता क्या है बच्चों, ठीक। अब ये रेजिडुअल वॉल्यूम होता क्या है अब बताइए। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड, एयर लेफ्ट इन द लंग आफ्टर मैक्सिमल एक्सपायरेशन, amount of air forcibly inspired after normal inspiration, total volume of air in the lungs after maximum inspiration। तो देखिए बच्चों जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है वो होता है कि हमारे लंग्स में कितना एयर बचा है जब हम फोर्सफुल्ली जितना भी एयर हमारे लंग्स में है उसको हम बाहर, जैसे हमने नॉर्मल सांस छोड़ा बच्चों तो हमने 500 ml छोड़ा, उसके बाद हमने फोर्सफुल्ली जो एयर थे वो हमने अपने लंग्स से बाहर निकाले। तो सारे एयर बाहर लंग्स से बाहर निकालने के बाद भी जो एयर हमारे लंग्स में बचता है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक। इसमें ऑप्शन में लिखा क्या, एयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमल एक्सपायरेशन। इसका मतलब हो जाएगा जब हम पूरी तरह से अपने लंग को खाली कर देते हैं, जितना हम खाली कर सकते हैं, उसके बाद भी जो एयर हमारे लंग्स में बचती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक। और ये होता कितना, अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक ये 1200 ml होता है बच्चों, ठीक। ये मैं अभी करेक्ट नहीं हूँ पर आई थिंक सो कि अप्रॉक्सीमेटली 1200 ml होता है, इधर उधर भी हो सकता है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइटल कैपेसिटी इज द सम ऑफ, पूछ रहा है कि वाइटल कैपेसिटी किसका सम होता है बच्चों। अब वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी वो होती है जो हमारे लंग्स में एयर बची हुई होती है नॉर्मल क्या करने के बाद, नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद बच्चों, ठीक। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या है, IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV, सॉरी बच्चों,
IRB, ERB, TB, IRB, RB, ERB, TB, RB, ERB या IRB, RB या TB। तो देखिए बच्चों, IRB जो होता है वो होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, और ERB क्या होता है बच्चों, ERB होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, और TB क्या होता है बच्चों, ये होता है टाइडल वैल्यूम। ठीक, और इसमें और कोई है, और एक है आरबी बच्चों। ठीक, अब आरबी क्या होता है, आरबी होता है बच्चों रेजिड्यूअल वैल्यूम। रेजिड्यूअल वैल्यूम के बारे में हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया। अब ये वाइटल कैपेसिटी क्या होती है बच्चों, वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है जब हम एक बार सांस लेते हैं और छोड़ देते हैं, उसके बाद जो हमारे लंग्स में एयर बचती है बच्चों, उसको हम क्या बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी बोलेंगे। तो वाइटल कैपेसिटी का किन चीज़ों से मिलके बनेगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम प्लस टाइडल वैल्यूम। ठीक बच्चों, टाइडल नहीं, रेजिडुअल वैल्यूम बच्चों। ठीक, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, IRB प्लस RB प्लस ERB बच्चों। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है बच्चों, मतलब हमारे लंग की टोटल कैपेसिटी क्या होती है, मतलब हमारे लंग्स में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर कितना रह सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। तो टोटल लंग कैपेसिटी का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों IRB, TB, ERB प्लस रेजिडुअल वैल्यूम। IRB का मतलब बच्चों इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, TB का मतलब बच्चों टाइडल वैल्यूम, और ERB का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, RV का मतलब रेजिडुअल वैल्यूम। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा IRB, TB, ERB, RB। देखिए बच्चों, इन कॉन्सेप्ट को आप एक बार अच्छे से खुद से आप लोग इसकी रीडिंग लगाएंगे थ्योरी पोर्शन का, कि टाइडल वैल्यूम क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम क्या होते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम क्या होते हैं, रेजिडुअल वैल्यूम क्या होता है, टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, इन सब के वैल्यूम्स और कैपेसिटी के बारे में आप लोग एक बार खुद से पढ़ेंगे। बाकी मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपन टू टाइडल वैल्यूम ड्यूरिंग एक्सरसाइज। पूछ रहा है टाइडल वैल्यूम का क्या होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं बच्चों। देखिए, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा क्या होता है बच्चों, रेस्पिरेटरी रेट जो होता है, हमारी सांस लेने की गति बढ़ जाती है, और जो हम सांस लेते हैं वो क्या लेते हैं बच्चों, गहरी सांस लेने लगते हैं। ठीक, तो उस समय क्या होता है, हमारा जो टाइडल वैल्यूम क्या होगा बच्चों, टाइडल वैल्यूम मतलब जो हम नॉर्मली सांस लेते हैं। ठीक, नॉर्मली सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, इट रिमेन अनचेंज, इट डिक्रीज, इट इंक्रीज, इट फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। तो बच्चों एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है, जो हमारे टाइडल वैल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। नॉर्मली कितना होता है बच्चों, 500 ml होता है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो 700 से लेकर के 1200 ml तक हो सकता है बच्चों। ठीक, आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइडल वैल्यूम इज मेजर यूजिंग, कि टाइडल वैल्यूम को हम कैसे मेजर कर सकते हैं बच्चों। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, स्पैग्नोमैनोमीटर, स्पायरोमीटर, स्टेथोस्कोप, ECG। तो देखिए बच्चों, ये जो स्पैग्नोमैनोमीटर होता है, इससे हम क्या नापते हैं, ब्लड प्रेशर नापते हैं। स्टेथोस्कोप से क्या नापते हैं, हम बॉडी के जो साउंड्स होते हैं बच्चों, बॉडी के जो साउंड्स होते हैं उसको सुनते हैं। जैसे हमारा हार्ट का साउंड हो गया, किसका साउंड हो गया बच्चों, हार्ट का साउंड हो गया, हमारे लंग्स का साउंड हो गया, हमारे एब्डोमेन का साउंड हो गया, हम स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। और ECG क्या होता है बच्चों, ECG होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक, ECG में क्या होता है, जो हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, मतलब क्या होती है बच्चों, जो हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, हम उसको चेक करते हैं। ठीक, हम उसको चेक करते हैं। एक सेकेंड बच्चों। ठीक बच्चों, तो ECG क्या होता है, एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। हम हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी को कैलकुलेट करते हैं या मेजर करते हैं। और स्पायरोमीटर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। ठीक, हम स्पायरोमीटर से क्या करते हैं, टाइडल वैल्यूम को नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम IRV इज द। IRB का मतलब क्या होता है बच्चों, जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम होता है उसका मतलब क्या होता है बच्चों, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। एक्स्ट्रा एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड फोर्सफुल्ली, एक्स्ट्रा एयर दैट कैन बी इनहेल्ड फोर्सफुल्ली आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन,
टोटल लंग कैपेसिटी या रेजिडुअल एयर रिमेनिंग आफ्टर एक्सपायरेशन। तो बच्चों जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, जैसे हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं, नॉर्मली एक बार हमने सांस लिया, अब नॉर्मल सांस लेने के बाद जो हम एक्स्ट्रा और सांस ले सकते हैं, एक्स्ट्रा एयर जो और हम अपने लंग्स में ले जा सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV इज टिपिकली अराउंड, पूछ रहा है जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है बच्चों वो नॉर्मली कितना होता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml या 3000 ml। तो बच्चों जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है वो अप्रॉक्स 2000 ml से लेकर के 2500 ml होता है बच्चों। कितना होता है, 2000 ml से लेकर के 2500 ml होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग डीप ब्रीथिंग विच लंग वॉल्यूम इंक्रीजेज द मोस्ट, पूछ रहा है जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं, मतलब सांस को ज़्यादा मतलब फोर्सफुल्ली ले रहे हैं, मतलब डीप ब्रीथिंग कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा एयर हम अपने लंग्स में ले जा रहे हैं बच्चों, तो उस समय लंग की कौन सी कैपेसिटी बढ़ जाती है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, ऑप्शन हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या टाइडल वॉल्यूम बच्चों। ठीक, टाइडल वॉल्यूम मतलब जितना हम सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं बच्चों। ठीक, तो उस समय क्या होता है, जो हमारा टाइडल वॉल्यूम होता है बच्चों वो बढ़ जाता है। ठीक, जब हम डीप ब्रीदिंग कर, डीप ब्रीदिंग का मतलब जो हम सांस ले रहे हैं वो ज़्यादा देर तक ले रहे हैं, और ज़्यादा देर तक लेंगे बच्चों तो क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में जाएगी। तो लंग्स में जितना एयर जाएगी तो उससे क्या होगा, हमारा टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाएगा बच्चों। ठीक, टाइडल वॉल्यूम का मतलब हम एक बार एक सांस, मतलब एक बार सांस लेने में कितना एयर इन कर रहे हैं और कितना आउट कर रहे हैं, ये होता है टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मली कितना होता है बच्चों, 500 ml होता है, लेकिन अब हम जब डीप ब्रीथिंग करेंगे, गहरी सांस लेंगे, तो उससे क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम हमारा बढ़ जाएगा, ये होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिडुअल वॉल्यूम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट, अब पूछ रहा है जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, रेजिडुअल मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब वो एयर जो हमारे लंग्स में हमेशा प्रेजेंट होती है बच्चों, चाहे हम वो जितनी भी एयर हम अपने लंग से निकाल सकते हैं उसको हम फोर्सफुल्ली निकाल दें, फोर्सफुल्ली एक्सपायर कर दें, तो उसके बाद भी बच्चों हमारे लंग्स में कुछ एयर बचा रहता है, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। अब ये रेजिडुअल वॉल्यूम का फंक्शन क्या होता है बच्चों, ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, हेल्प इन एफिशिएंट गैस एक्सचेंज, प्रिवेंट लंग फ्रॉम कोलैप्सिंग, इंक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द ब्लड, या बोथ ए एंड बी। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये क्या करता है, जो हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम है बच्चों वो हमारे लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है। सपोज करिए अगर हमारा लंग्स पूरी तरह से खाली हो जाएगा बच्चों, तो वो क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा, मतलब उसमें इतना निगेटिव प्रेशर बढ़ जाएगा बच्चों जिससे वो लंग्स हमारा कोलैप्स हो सकता है। मतलब अगर वो सपोज करिए एक हम जो स्पॉन्ज होता है बच्चों, अगर स्पॉन्ज से सारा पानी निकाल दिया जाए, सारा एयर निकाल दिया जाए बच्चों, तो वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक, तो उसी तरह अगर हमारे लंग्स से सारा एयर बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, हमारा लंग्स भी कोलैप्स कर जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी भी प्रकार का आपको इन वॉल्यूम्स और कैपेसिटी से रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एडल्ट ह्यूमन द अप्रॉक्सीमेट रेजिडुअल वॉल्यूम, पूछ रहा है जो एडल्ट ह्यूमंस होते हैं बच्चों, एडल्ट एक आदमी है, एडल्ट हेल्दी इंसान है, उसका जो रेजिडुअल वॉल्यूम होगा वो कितना होगा बच्चों। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, 500 ml, 1000 ml, 1200 ml, 3000 ml। तो जो रेजिडुअल वॉल्यूम का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 1200 ml। हमारे लंग्स में हम कितना भी एयर बाहर निकाल दें तो उसके बाद भी क्या होगा बच्चों, हमारे लंग्स में लगभग 1200 ml एयर हमेशा रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाइटल कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन, पूछ रहा है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है बच्चों, कितना हम एयर फोर्सफुल्ली एक्सपायर कर सकते हैं या फोर्सफुल्ली इंस्पायर कर सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक, अब ये वाइटल कैपेसिटी किस में हाई होती है, मतलब ऐसे कौन से लोग होते हैं जिनमें ये वाइटल कैपेसिटी हाई होती है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, एथलीट्स,
स्मोकर, एल्डरली इंडिविजुअल, पीपल विथ अस्थमा। तो जो बच्चों एथलीट होते हैं उनका वाइटल कैपेसिटी हाई होता है, क्योंकि इनका जो लंग्स होता है बच्चों वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, और इनके एक्सरसाइज करने से इनका जो लंग्स होता है इस तरह मॉडिफाई हो जाता है कि इनके लंग की टोटल कैपेसिटी भी बढ़ जाती है बच्चों। टोटल कैपेसिटी मतलब जितना अमाउंट ऑफ एयर इनके लंग्स में हो सकता है वो बढ़ जाता है। तो टोटल कैपेसिटी जब बढ़ती है तो उससे क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी भी एथलीट की इंक्रीज हो जाती है। एथलीट मतलब वो जो ट्रेनिंग रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग करते हैं बच्चों, जैसे स्प्रिंटर हो गए, रेसर हो गए, गोल्फ प्लेयर हो गए, हॉकी प्लेयर हो गए या क्रिकेटर हो गए, इन सब के वाइटल कैपेसिटी बच्चों ज़्यादा होती है, क्योंकि इनको ज़्यादा काम करना होता है, इनको ज़्यादा लंबे समय तक वर्क करना होता है बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डिक्रीज इन वाइटल कैपेसिटी इंडिकेट, अगर वाइटल कैपेसिटी किसी का भी डिक्रीज हो गया बच्चों, मतलब कम हो गया, तो वो किसका इंडिकेट है, मतलब वो किस चीज़ की तरफ इशारा करता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, इंक्रीज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, लंग डिसऑर्डर सच एस फाइब्रोसिस और एम्फाइसीमा, बेटर रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी या इंक्रीज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ये क्या करता है, हमारे लंग्स के बीमारी को तरफ इंडिकेट करता है, जैसे कि फाइब्रोसिस हो गया या एम्फाइसीमा हो गया। अब फाइब्रोसिस और एम्फाइसीमा के बारे में आप नर्सिंग में पढ़ेंगे बच्चों, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो उसमें एक सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग बच्चों। ठीक, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आप इन सब बीमारियों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इनके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इनके केयर के बारे में पढ़ेंगे, और इनके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं, क्या काउंटर इंडिकेशन होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द वाइटल कैपेसिटी, पूछ रहा है इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो वाइटल कैपेसिटी को क्या करता है, अफेक्ट नहीं करता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, एज है, फिजिकल फिटनेस है, लंग कंप्लायंस या हार्ट बीट है बच्चों। ठीक, तो हार्ट बीट का हमारे वाइटल कैपेसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, क्योंकि ये एक अलग सिस्टम है बच्चों। ये हार्ट रेट हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, पर वो वाइटल कैपेसिटी ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा होता है बच्चों। ठीक, देखिए हार्ट रेट हमारे रेस्पिरेटरी रेट पर इफेक्ट डाल सकता है, मतलब हम 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं इस पे इफेक्ट डाल सकता है, पर हमारे वाइटल कैपेसिटी पे वह इफेक्ट नहीं डाल सकता। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं बच्चों। टोटल लंग कैपेसिटी टीएलसी इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, पूछ रहा है कि जो टोटल लंग कैपेसिटी होती है बच्चों उसमें सारी चीज़ें आती हैं, पर इसमें से एक ऐसा होगा जो हमारे टोटल लंग कैपेसिटी में नहीं आता है बच्चों। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, रेजिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम या डेड स्पेस वॉल्यूम। तो देखिए बच्चों ये तीनों हमारे किस में आते हैं, टीएलसी में आते हैं बच्चों। टीएलसी मतलब टोटल लंग कैपेसिटी, लेकिन जो हमारा डेड स्पेस वॉल्यूम है वो नहीं आता। अब ये डेड स्पेस वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, देखिए जब हम सांस लेते हैं बच्चों तो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका काम क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे ब्लड और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्सचेंज करवाना। लेकिन देखिए जब हम सांस लेते हैं तो जो कुछ एयर होती है ना बच्चों, वो जो हमारे सपोज करिए जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है इनके सेल्स के साथ क्या होता है, उनका एक्सचेंज हो जाता है, मतलब वो एल्वलाई तक नहीं पहुंच पाते हैं बच्चों, मतलब वो रास्ते में ही रह जाते हैं। ठीक, रास्ते में जो सेल्स प्रेजेंट हैं उन वो उसको यूज कर लेती हैं, या रास्ते में ही कुछ उनका काम हो जाता है, या क्योंकि देखिए जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है बच्चों वो नोज से शुरू होता है और एल्वलाई तक जाता है। ठीक, तो इस रास्ते में कुछ एयर का क्या हो जाता है, कंजप्शन हो जाता है बच्चों। ठीक, वो होता कितना है, अप्रॉक्स 100 to 150 ml होता है बच्चों। ठीक, 100 से 150 ml जो एयर होती है हमारे वो डेड स्पेस वॉल्यूम में क्या हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है। ठीक, तो जो डेड स्पेस वॉल्यूम होता है बच्चों उसको हम नहीं कंसीडर करते हैं अपने टोटल लंग कैपेसिटी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट टोटल लंग कैपेसिटी इन द अडल्ट हेल्थी एडल्ट मेल। अब पूछ रहा है जो एक हेल्दी और एडल्ट, हेल्दी मतलब जिसको कोई भी लंग से रिलेटेड या बॉडी की किसी प्रकार की बीमारी नहीं है बच्चों, और एडल्ट मतलब जो एडल्ट लोग होते हैं जैसे 18 एंड अबव जो होते हैं बच्चों, 18 एंड अबव होते हैं, तो उनमें टोटल लंग कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, 3000 ml, 3000 सॉरी बच्चों 3000 ml, 4000 ml, 5000 ml या 6000 ml। तो बच्चों जो हमारी टोटल लंग कैपेसिटी होती है वो अप्रॉक्स 6000 ml
होती है बच्चों। ठीक, अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो 5700 ml होती है बच्चों, 5700 ml होती है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्फेक्टेंट इन द लंग्स। अब जो लंग्स होते हैं बच्चों, जो एल्वोलाई होती हैं, उसमें सर्फेक्टेंट पाए जाते हैं। सर्फेक्टेंट के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था बच्चों कि सर्फेक्टेंट होते क्या। अब देखिए सर्फेक्टेंट क्या होता है, ये एक तरह का लिक्विड होता है या एक तरह का कोई सब्सटेंस या केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे एल्वोलाई होती हैं बच्चों। एल्वोलाई क्या होती हैं, जहाँ पर गैस का एक्सचेंज हो रहा है बच्चों, ठीक, उनके सरफेस पे पाई जाती हैं। ये सर्फेक्टेंट्स उनके सरफेस पे पाई जाती हैं। अब इनका काम क्या होता है, ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, रिड्यूस सरफेस टेंशन, इंक्रीज लंग स्टिफनेस, प्रिवेंट गैस एक्सचेंज या इंक्रीज लंग कोलैप्स। तो बच्चों ये क्या करती हैं, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। पूछ रहा है इनमें से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी किसके पास सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, ऑप्शन हमारे पास प्लाज्मा है बच्चों, वाइट ब्लड सेल्स हैं, हीमोग्लोबिन्स हैं, प्लेटलेट्स हैं। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी किसकी होती है बच्चों, हीमोग्लोबिन की होती है। किसकी होती है, हीमोग्लोबिन की होती है। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which pressure is responsible for keeping the lung expanded and preventing the collapse। पूछ रहा है वो कौन सा प्रेशर है जो हमारे लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता, मतलब हमारे लंग्स को सिकुड़ने या एकदम कोलैप्स हो जाने से, मतलब हमारे सपोज करिए हमारा लंग्स ऐसा बच्चों और कोलैप्स हो जाएगा तो वो ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो इसको कोलैप्स होने से कौन सा प्रेशर है जो बचाता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा प्लूरल प्रेशर या एल्वियोलर प्रेशर। तो बच्चों जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है वो हमारे लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है और उसको हम क्या कहते हैं, पेप, पॉजिटिव एंड प्रेशर बच्चों। ठीक, पॉजिटिव एंड प्रेशर बच्चों। ठीक, पेप बोलते हैं, ये साइंटिफिक टर्म है बच्चों। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एंड, जिसको हम और क्या कह सकते हैं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर भी कह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV इज जनरली। हम जो फोर्सफुल्ली एयर, सपोज करिए हमने नॉर्मल एक बार सांस लिया 500 ml गया, और उसके बाद जो हम फोर्सफुल्ली सांस ले सकते हैं बच्चों, हमने नॉर्मल एक सांस लेने के बाद और जो सांस ले सकते हैं और जो एयर अपने लंग्स में ले जा सकते हैं उसको हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। अब उसका अमाउंट कितना होता है बच्चों, 500 ml होता है, कितना होता है बच्चों, 500 ml होता है या 1200 ml होता है या 2500 ml होता है या 300 ml होता है बच्चों। ठीक, तो हम एक नॉर्मल सांस लेने के बाद और जो सांस ले सकते हैं बच्चों वो अप्रॉक्स 2500 ml होता है। ठीक, नॉर्मल सांस में एक बार हम 500 ml लेंगे, लेकिन हम उसके बाद 1200 ml और सांस ले सकते हैं बच्चों। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why can residual volume not be measured directly by spirometer। पूछ रहा है रेजिडुअल वॉल्यूम स्पायरोमीटर की मदद से क्यों नहीं नापा जाता बच्चों। अब देखिए बच्चों, जो हमारा स्पायरोमीटर होता है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, देखिए हमारा स्पायरोमीटर उस प्रिंसिपल पे काम करता है कि हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से जितना एयर छोड़ेंगे वो उसी को मेजर कर सकता है बच्चों। हमारे नाक से या मुंह से जितनी सांस निकलेगी स्पायरोमीटर बस उसी को मेजर कर सकता है, लेकिन जो हमारे लंग्स में जो एयर बची हुई है उसको हम कभी मेजर नहीं कर सकते हैं बच्चों। ठीक, तो इसी प्रिंसिपल के वजह से, इसी साइड इफेक्ट या हमारे ड्रॉबैक की वजह से हम अपने रेजिडुअल वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं, नहीं नाप सकते हैं। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है, इट इज expelled during its expiration, it is trapped inside the lung, it is too small to measure या it keep changing continuously। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों कि ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है वो हमारे लंग्स के अंदर रह सकता है और हम स्पायरोमीटर से उसी प्रेशर्स को उसी वॉल्यूम को नाप सकते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से या हमारे लंग्स से बाहर निकल रही होती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंडीशन कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस वाइटल कैपेसिटी। पूछ रहा है ऐसी कौन सी कंडीशन है जो हमारे वाइटल कैपेसिटी को सिग्निफिकेंटली मतलब ज़्यादा रिड्यूस कर सकती है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है एम्फाइसीमा, निमोनिया,
पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगर इनमें से कोई भी बीमारी आपको है तो आपका जो वाइटल कैपेसिटी है बच्चों वो कम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इफ ए पर्सन हैज ए टाइडल वैल्यूम ऑफ 500 ml, ठीक, किसी पर्सन का टाइडल वैल्यूम कितना है बच्चों 500 ml है, ठीक, कितना है 500 ml है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम 3000 ml है, ठीक, इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम कितना है 3000 ml है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम 1000 ml है और रेजिडुअल वैल्यूम 1200 ml है। तो व्हाट इज देयर टोटल लंग कैपेसिटी। अब देखिए टोटल लंग कैपेसिटी में क्या होगा बच्चों, हमको सबको जोड़ लेना, 500 ml प्लस 3000 ml प्लस 1000 ml प्लस 1200 ml, ठीक। तो हम इस सबका सम कर देंगे बच्चों, इन सबको जोड़ देंगे तो टोटल 5700 ml आ जाएगा। और ये 5700 ml क्या होता है, हमारा टोटल लंग कैपेसिटी होती है बच्चों। अब देखिए 500 ml हमारा क्या हो गया, हमारा टाइडल वैल्यूम हो गया। 3000 ml क्या हो गया बच्चों, IRV हो गया। और 1000 ml ERV हो गया। और 1200 ml क्या हो गया बच्चों, हमारा रेजिडुअल वैल्यूम हो गया। तो रेजिडुअल वैल्यूम, ERV, IRV और TV को मिला के हमारा क्या बनता है बच्चों, TLC बनता है। क्या बनता है, TLC बनता है, टोटल लंग कैपेसिटी बनती है बच्चों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। व्हाट विल हैपन इफ द डायफ्राम इज कंप्लीटली पैरालाइज्ड। अगर किसी पेशेंट का डायफ्राम बच्चों पैरालाइज हो जा रहा है, मतलब वो काम नहीं कर रहा है, तो उस पेशेंट में, उस क्लाइंट में क्या होगा बच्चों। तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, ओनली एक्सपायरेशन विल बी अफेक्टेड, बोथ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विल बी अफेक्टेड, द पर्सन विल नॉट एबल टू ब्रीथ, ब्रीथिंग रेट विल इंक्रीज। तो देखिए बच्चों अगर किसी भी इंसान का डायफ्राम जो है वो पैरालाइज हो जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों। देखिए ऐसा नहीं है कि वो इंसान सांस ही नहीं ले पाएगा। अगर किसी का डायफ्राम खराब हो जा रहा है या पैरालाइज हो जा रहा है तो सिर्फ ऐसा नहीं कि फिर वो सांस नहीं ले पाएगा, लेकिन जो उसका सांस लेने की प्रक्रिया है बच्चों उसमें क्या होगा, उसमें कुछ इफेक्ट्स आएंगे या डिसफंक्शनल हो जाएगा, ठीक। क्योंकि हम सांस सिर्फ डायफ्राम की मदद से नहीं लेते हैं, डायफ्राम भी इन्वॉल्व होता है, एब्डोमेन भी इन्वॉल्व, एब्डोमेन मतलब जो हमारे पेट की मसल्स होती हैं वो भी इन्वॉल्व होती हैं, हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल से भी इन्वॉल्व होते हैं बच्चों, ठीक। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक। तो आज का लेक्चर बच्चों सॉरी शायद एक क्वेश्चन और बचा है, हाँ ठीक। तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं ख़त्म होता है। लेक्चर में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको सारे चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वो हमसे पूछ सकता है बच्चों, ठीक। वो हमसे पूछ सकता है। अगर आपको विनर सीरीज पसंद आ रही है बच्चों तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको प्रमोट करें ताकि और बच्चों को इसकी मदद मिल सके। जो बच्चे जिनका बायोलॉजी पोर्शन में दिक्कत है बच्चों या और भी किसी पोर्शन में दिक्कत है तो आप वो डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि हम इसी तरह सारे चैप्टर को आपके एग्ज़ाम से पहले कवर कर लें और आपको एक अच्छा मार्क स्कोर करने में, एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज पाने में मैं मदद कर सकूं, ठीक। तो लेक्चर में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।